अगला हम PIC माइक्रोकंट्रोलर श्रृंखला को देखेंगे। तो यह हमारे पास बहुत ही सरल माइक्रोकंट्रोलर है और हमारे पास इस तरह के प्रोसेसरों की एक श्रृंखला है, इसलिए हम इसे PIC माइक्रोकंट्रोलर का एक परिवार कहते हैं। तो आपके पास PIC के साथ माइक्रोकंट्रोलर में बहुत सरल प्रोसेसर हो सकते हैं या आपके पास अधिक उन्नत संस्करण भी हो सकते हैं। तो जब आप इस PIC को देखते हैं तो संरचना इन घटकों से मिलकर होती है। वहाँ एक माइक्रोकंट्रोलर यूनिट है या MCU है। माइक्रोकंट्रोलर यूनिट में माइक्रोप्रोसेसर यूनिट होती है जो प्रसंस्करण भाग को करेगी। ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर का अनुसरण करते हैं। तो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी वे अलग अलग हैं, इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोग्राम मेमोरी और डेटा एक्सेस के लिए डेटा मेमोरी मिला है। फिर हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट मिल गए हैं और यह टाइमर जैसे डिवाइसेस को भी समर्थन करेगा। माइक्रोकंट्रोलर के 18F परिवार, उनके पास ये सभी चीजें होंगी। सचित्र रूप से हम इसे इस तरह देख सकते हैं जैसे कि हमें माइक्रोप्रोसेसर यूनिट या MPU मिला है और एड्रेस और डेटा बसें हैं। तो यह प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट और सपोर्ट डिवाइसेस वे सभी बस से जुड़े हैं। तो यह प्रोग्राम है, उनका एड्रेस और डेटा बस वहाँ है जहाँ से वे MPU से जुड़े हुए हैं। इसे और अधिक विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। MPU 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग ALU भाग है जहां यह अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा होगा और दूसरा भाग रजिस्टर भाग है, इसलिए रजिस्टर ऑपरेशन करेगा। यह PIC 18F परिवार, इसके पास 21 बिट एड्रेस बस है। यह 2 MB मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी और 16 बिट इंस्ट्रक्शन या डेटा बस रखता है। आपको 2 मेगाबाइट स्थान मिले हैं और प्रत्येक स्थान 16 बिट राइट है और डेटा मेमोरी भाग के लिए 12 बिट एड्रेस बस है और 8 बिट डेटा बस मिले हैं। तो 12 बिट एड्रेस बस को 4 किलोबाइट डेटा मेमोरी और 8 बिट डेटा बस मिली है, इसीलिए हर डेटा स्थान 8 बिट है। तो यह प्रोग्राम बस और डेटा बस वे अलग हैं। प्रोग्राम मेमोरी के लिए एड्रेस बस और डेटा मेमोरी के लिए एड्रेस बस वे अलग हैं और हमें रजिस्टर मिले हैं जैसे कि हमें बैंक सिलेक्ट रजिस्टर मिले हैं। हम वैकल्पिक रजिस्टर बैंक का चयन कर सकते हैं। हमारे पास फाइल सिलेक्ट रजिस्टर हो सकता है। तो कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी हैं, उनका चयन किया जा सकता है उसके द्वारा। और आप देखते हैं कि 8051 की तरह हमारे पास रजिस्टर भी मेमोरी का हिस्सा है। तो यहाँ भी वही बात है, रजिस्टर भी मेमोरी का हिस्सा है, इसलिए हमारे पास कोई अन्य सीपीयू रजिस्टर नहीं है, वे सभी प्रोग्राम मेमोरी का हिस्सा हैं। और फिर एक बैंक सिलेक्ट रजिस्टर है और एक फाइल सिलेक्ट रजिस्टर है। तो बैंक सिलेक्ट रजिस्टर का एक एकल रजिस्टर है जो यह बताएगा कि हम किस रजिस्टर बैंक का उपयोग करने जा रहे हैं, और फाइल सिलेक्ट रजिस्टर वे मेमोरी से रजिस्टर के चयन के लिए सूचक के रूप में काम करेगा। फिर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है जो वहाँ ALU की तरफ होगा। हमारे पास W रजिस्टर या वर्किंग रजिस्टर है, यह कुछ भी नहीं है लेकिन एक्यूमुलेटर है। इसीलिए अन्य प्रोसेसर के विपरीत हमने एक्यूमुलेटर को देखा है। तो यह A रजिस्टर एक्यूमुलेटर का काम करता है। फिर सभी कार्य इस W रजिस्टर के संबंध में होगा। उसके बाद यह स्टेटस रजिस्टर है। तो यह स्टेटस रजिस्टर है जो कि अन्य प्रोसेसर के स्टेटस रजिस्टर के समान है और एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, ऐसे इंस्ट्रक्शन पहले इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर पर आ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर अन्य सभी मॉड्यूल को नियंत्रित करेगा जो वहाँ हैं, और फिर हमें यह मेमोरी सिलेक्ट रजिस्टर मिल गया है। वे उस रजिस्टर का चयन करेंगे जहां से डेटा लाया जाना है और वे ऐसा करेंगे। आप W रजिस्टर को एक स्रोत और गंतव्य के रूप में कुछ ऑपरेशन करेंगे। W रजिस्टर से आप मूल्यों को अन्य रजिस्टरों में स्थानांतरित कर सकते हैं। आपको बाद में कुछ उदाहरण दिखाए जाएंगे और हमें VSS और VDD जैसे अन्य चीजें मिली हैं। यहाँ यह VDD पावर लाइन है, VSS ग्राउंड लाइन है। फिर एक रीसेट पिन होता है जिसके द्वारा हम प्रोसेसर को रीसेट कर सकते हैं, और एक इंटरप्ट होता है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के इंटरप्ट कर सकते हैं। फिर हमें इस रीड और राइट के लिए 2 और कंट्रोलर मिल गए हैं। तो वे रीड राइट ऑपरेशन को नियंत्रित करेंगे उस मेमोरी को रीड राइट सिग्नल प्रदान करके। अब यदि आपने इस माइक्रोप्रोसेसर इकाई पर गौर किया है तो यह अरिथमेटिक इकाई
अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई, रजिस्टर और कंट्रोल इकाई मिली है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल इकाई में इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा। सभी इंस्ट्रक्शन 16 बिट इंस्ट्रक्शन हैं। तो यह इंस्ट्रक्शन डिकोडर में एक 16 बिट 16 बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा और यह स्टेटस रजिस्टर यह स्टेटस फ्लैग को संग्रहीत करता है। तो वहाँ 5 बिट स्टेटस रजिस्टर है। डब्ल्यू रजिस्टर वर्किंग रजिस्टर कहा जाता है, जो वास्तविक में 8 बिट एक्यूमुलेटर है। तो यह 8051 या 8085 के उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर के समान है, यह उसी के समान है। अगला हमारे पास यह रजिस्टर है। माइक्रोप्रोसेसर यूनिट में कुछ रजिस्टर होंगे, जैसे एक महत्वपूर्ण रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर है, और चूंकि एड्रेस बस 21 बिट है इसलिए प्रोग्राम काउंटर भी 21 बिट है। फिर एक बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है जो 4 बिट रजिस्टर होगा। इसका उपयोग डेटा मेमोरी को सीधे संबोधित करने में किया जाता है। तो आप उस डेटा मेमोरी सामग्री का चयन कर सकते हैं जिसे आप डेटा मेमोरी से इस रजिस्टर वर्किंग रजिस्टर में लोड कर सकते हैं, या आप इस वर्किंग रजिस्टर के साथ उस डेटा मेमोरी रजिस्टर का ऑपरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार बैंक का चयन 4 बिट रजिस्टर द्वारा किया जाता है, जिसे बीएसआर बैंक सिलेक्ट रजिस्टर कहा जाता है। और यहाँ फाइल सिलेक्ट रजिस्टर है। ये 12 बिट रजिस्टर होते हैं जिनका उपयोग डेटा मेमोरी के अप्रत्यक्ष एड्रेस के लिए मेमोरी पॉइंटर के रूप में किया जाता है। तो ये 12 बिट रजिस्टर हैं और इन्हें डेटा मेमोरी के पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो वे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में उस पॉइंटर को प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं। यदि आप कुछ ऑपरेंड या कुछ इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे वहां इस फाइल सिलेक्ट रजिस्टर का उपयोग करेंगे। फिर कंट्रोल यूनिट है जो टाइमिंग और कंट्रोल संकेत प्रदान करेंगे, और रीड राइट ऑपरेशन इस कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किया जाएगा। हमें 2 एड्रेस बस मिले हैं, एक प्रोग्राम मेमोरी के लिए और दूसरी डेटा मेमोरी के लिए। प्रोग्राम मेमोरी के लिए हमें 21 बिट एड्रेस बस मिल गई है। तो संबोधित करने की क्षमता 2 मेगाबाइट होगी और प्रत्येक स्थान 16 बिट का होगा। तो यह 2 मेगा में 2 मेगा वर्ड होगा। प्रत्येक वर्ड 2 बाइट लंबा है। और फिर हमें यह डेटा मेमोरी मिल गई है जिसके लिए 12 बिट एड्रेस बस है। तो यह 4 किलोबाइट होगा क्योंकि डेटा मेमोरी के लिए डेटाबेस 8 बिट है। तो यहाँ तक कि यह मेमोरी 4 किलोबाइट मेमोरी है। प्रोग्राम मेमोरी के लिए 16 बिट इंस्ट्रक्शन डेटाबेस है। इसलिए जब आप एक प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो प्रोग्राम मेमोरी 2 अलग अलग उद्देश्यों के लिए एक्सेस हो सकती है। एक उद्देश्य इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना है और दूसरा उद्देश्य कांस्टेंट जो हमारे पास है। तो आप ऑपरेशन करने के लिए प्रोसेसर में प्रोग्राम मेमोरी से कुछ कांस्टेंट मूल्य लोड कर सकते हैं। तो मूल रूप से तत्काल ऑपरेंड, जब आपको तत्काल ऑपरेंड मिले तो वे भी इंस्ट्रक्शन के भाग में संग्रहीत किए जाते हैं। तो इस तरह यह एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम मेमोरी से जुड़ता है। इसलिए यदि कोई निर्देश उस कांस्टेंट डेटा का उपयोग करता है तो वह 16 बिट कांस्टेंट का उपयोग करेगा, या यदि वह डेटा मेमोरी में प्रोग्राम में वेरिएबल के मानों को संग्रहीत कर रहा है तो वह 8 बिट डेटा बस का उपयोग कर सकता है और वे वेरिएबल 8 बिट राइट होंगे। और हमें कंट्रोल संकेत रीड और राइट के संचालन के लिए मिला है। तो 18F परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो 452 या 4520 है, इसीलिए यह थोड़ा सुधरा हुआ संस्करण है। यहाँ प्रोग्राम मेमोरी का आकार 32 किलो है और फिर यह एड्रेस श्रेणी 0 से 7FFF है और फिर डेटा मेमोरी का आकार बढ़ाया जाता है। तो यह 4 किलोबाइट होने जा रहा है। एड्रेस 000 से FFFFH तक है। तो और एक अन्य डेटा EEPROM है। यह डेटा मेमोरी स्पेस का हिस्सा नहीं है और SFRs जैसे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर द्वारा एक्सेस किया जाता है। हमने कहा कि यहाँ बैंक सेलेक्ट रजिस्टर और फाइल सेलेक्ट रजिस्टर है। तो फाइल सेलेक्ट रजिस्टर इस उद्देश्य के लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग करेगा। तो यह संरचित है। प्रोग्राम मेमोरी में 21 बिट एड्रेस बस होगी जिसमें से यह भाग उपयोगी होगी, इसलिए यह केवल 32K प्राप्त करेगा। तो मेमोरी का यह हिस्सा अप्रयुक्त है। तो 800 से 1FFFF यह हिस्सा अप्रयुक्त है, इसलिए
इसे केवल 32K प्रोग्राम मेमोरी मिली है। दूसरी ओर डेटा मेमोरी, इसके पास 12 बिट एड्रेस बस है और उनकी डेटा मेमोरी में 4 किलोबाइट शामिल हैं और फिर यह डेटा रजिस्टर और फाइल रजिस्टर मिल गया है, तो दोनों वहां हैं। इसलिए डेटा मेमोरी को बैंकों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि मैं बता रहा था कि बैंक सेलेक्ट रजिस्टर है, तो बैंक सेलेक्ट रजिस्टर एक 4 बिट रजिस्टर है, इसलिए इसमें बैंक नंबर 0 से F तक हो सकता है। तो आपको यह 0 से F बैंक का चयन मिल गया है और फिर इसमें से प्रत्येक बैंक में कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर और कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होंगे। तो यह 00 से 7F पर ऑल पर्पस रजिस्टर हैं। तो जब जनरल पर्पस रजिस्टर यहाँ हो सकते हैं, तो यह है कि इस स्थानों में 128 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और एक और 128 स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं। तो 56 डेटा रैम स्थानों में से प्रत्येक ब्लॉक डेटा मेमोरी लोकेशन को रजिस्टरों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से 128 जनरल पर्पस और 128 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं और आप इसे चुन सकते हैं। आप इस बीएसआर बिट्स को चुनकर उचित बैंक का चयन कर सकते हैं। इस बीएसआर बिट को ठीक से सेट करते हुए आप बैंक 0 से बैंक F तक सभी 16 बैंकों को चुना जा सकता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट, यहाँ पर अनेक इनपुट आउटपुट पोर्ट होती हैं, पोर्ट ए से पोर्ट ई तक। तो ए बी सी डी ई, वहाँ 5 ऐसे इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं और अधिकांश इनपुट आउटपुट पिन मल्टीप्लेक्स होते हैं, इसीलिए वे 8051 पोर्ट की तरह ही बहुक्रियाशील हैं। वे यहाँ भी बहुक्रियाशील होने जा रहे हैं। आमतौर पर उनके पास 8 इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, हर पोर्ट में उन्हें 8 इनपुट आउटपुट पिन मिले हैं और यह एड्रेस पहले से ही इस पोर्ट को दिया गया है। तो यह एड्रेस है पोर्ट ए के लिए, यह ठीक है। और प्रत्येक पोर्ट की पहचान की जाती है उनके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से। जैसे आपके 8051 में आपने देखा कि मेमोरी का उपयोग करते हुए हमें पोर्ट P0, P1, P2, P3 इनके अनुरूप स्थान मिले हैं। तो यहाँ भी इन प्रत्येक पोर्टों के लिए पोर्ट ए से पोर्ट ई से संबंधित मेमोरी लोकेशन है, जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टरों को बुलाया जाएगा। तो जैसे आपको 8051 में मूव इंस्ट्रक्शन, जिसके द्वारा डाटा का गति इंडिविजुअल पोर्ट की तरफ कंट्रोल किया जा सकता है और वे वास्तव में कुछ मेमोरी स्थानों पर मैप किए जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, वे मेमोरी स्थानों पर मैप किए जाते हैं और फिर डेटा और स्थान और फिर प्रत्येक पोर्टों को कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के द्वारा पहचाना जाता है। तो यह विचार है, मुझे यह पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, पोर्ट ई जैसा मिला है और फिर इस प्रोसेसर के हमें डेटा मेमोरी के लिए 12 बिट एड्रेस बस और 8 बिट डेटा बस मिला है। तो वे 12 बिट एड्रेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ पोर्ट ए का चयन करेंगे और यह 12 बिट एड्रेस भी पोर्ट बी का चयन करेंगे। वास्तविक रूप से यह एड्रेस तय है, इसलिए यदि आप एक विशेष एड्रेस लगाते हैं तो पोर्ट ए चयनित हो जाएगा या पोर्ट बी चयनित हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये वैकल्पिक विकल्प हैं जो हमारे पास है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि उनका क्या अर्थ है। तो मूल रूप से इनका यह लाइन वास्तव में RA0 से RA6 के लिए है। तो ये पोर्ट लाइन्स हैं। तो यह 7 लाइन्स को दिखाया गया है और इसे कुछ वैकल्पिक फ़ंक्शन एनालॉग 0, एनालॉग 1 और एनालॉग 2, एनालॉग 2 और एनालॉग 3 मिल गया है, इसीलिए इनका उपयोग भी किया जाता है। तो आप इसके माध्यम से कुछ एडीसी कनेक्शन कर सकते हैं जब भी आप कुछ एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण कर रहे हैं, तो इन एनालॉग चैनलों को वहां से जोड़ा जा सकता है। तो अगर 4 एनालॉग चैनल हैं जो एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के लिए जुड़े जा रहे हैं और यह वी रेफरेंस प्लस और वी रेफरेंस माइनस है, तो इसका उपयोग एडीसी के लिए किया जाता है। और फिर यह कुछ अन्य पिन्स हैं, जैसे कि टाइमर, क्लॉक के लिए और कुछ ऐसे ही कुछ लगता है। तो फिर एक प्रोग्राम है, ये कुछ अन्य कंट्रोल बिट हैं, इसलिए आप मैनुअल से उनके अर्थ का पता लगा सकते हैं। इसलिए जो मैं देखना चाहता हूं वह यह है कि ये सभी पिन मल्टीप्लेक्स्ड हैं, वे इंडिविजुअल पिन के लिए बिल्कुल समर्पित नहीं हैं। फिर यह INT 0, INT 1, INT 2, तो ये इंटरप्ट के लिए हैं
इस तरह यह 8051 की तरह है हमें पिन्स मल्टीप्लेक्स्ड पोर्ट पिन्स मल्टीप्लेक्स्ड मिल गया है इसलिए यहाँ भी वही है जो हमें मिला है यह पोर्ट पिन मल्टीप्लेक्स्ड है यदि आप डेटा ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो पैरेलल डेटा ट्रांसफर या सीरियल डेटा ट्रांसफर हो सकता है तो ये दोनों डेटा ट्रांसफर तकनीक हैं इसलिए आप इसे दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं एक श्रेणी है माइक्रोप्रोसेसर इकाई द्वारा स्थानांतरण शुरू किया जाता है या बाहरी डिवाइस द्वारा स्थानांतरण शुरू किया जाता है इसलिए दोनों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है जब माइक्रोप्रोसेसर ने पहल की तो यह अनकंडीशनल हो सकता है अनकंडीशनल का अर्थ है कि प्रोसेसर डिवाइस के लिए डेटा बस पर डेटा डाल देगा और यह माना जाता है कि डिवाइस इसे स्वीकार करेगा इसलिए इस पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया पर अन्य नियंत्रण है या पुलिंग हो सकती है तो यह प्रोसेसर डिवाइस को यह देखने के लिए पुल करेगा कि डिवाइस डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए तैयार है या नहीं इसलिए यदि यह तैयार है तो केवल स्थानांतरण होगा जो कि पुलिंग मोड ट्रांसफर है या हैंडशेक हो सकता है जब प्रोसेसर तैयार हो जाता है प्रोसेसर कुछ डेटा भेजने के लिए तैयार होता है तो यह डेटा को डेटा बस में डाल देगा और कुछ वैध सिग्नल भी डाल देगा इसलिए दो मॉड्यूल के बीच में अगर हम हैंडशेक मोड के द्वारा डेटा ट्रांसफर देख रहे हैं तो यह इस तरह है तो अगर यह एक डिवाइस 1 है और यह एक डिवाइस 2 है तो वहाँ यह एक डेटा लाइन है जो जुड़ा हुआ है और इसीलिए कम से कम दो कंट्रोल आवश्यक हैं जिन्हें एक वैलिड डेटा कहा जाता है और दूसरे को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है और स्थानांतरण इस तरह से होता है कि प्रारंभिक D1 डेटाबेस पर उस डेटा को डाल देगा यह डेटा है जो इस फैशन में बेहतर दिखाया गया है इसलिए इस डेटा को सामान्य रूप से वैलिड डेटा दिखाया जाता है सामान्य रूप से इसे इस तरह दिखाया जाता है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक डेटा वैलिड है डेटा को डेटा बस में डाल दिया जाता है तो यह एक डेटा लाइन है यहाँ मुझे डेटा मिला है फिर डेटा डालने के बाद यह वैलिड सिग्नल देगा इसलिए वैलिड सिग्नल सक्रिय है इसलिए जब उन्होंने देखा कि यह डेटा तब तक रहेगा जब तक कि वैलिड सिग्नल मौजूद है कुछ समय बाद इस वैलिड सिग्नल को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जब वे इस पर थे तब यह नीचे गिर रहा होता है उस समय यह वैलिड सिग्नल होता है रिसीवर द्वारा डेटा प्राप्त किया जाता है तो यह डेटा रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो डेटा रिसीवर डिवाइस द्वारा प्राप्त किया जाएगा इस तरह से तो यह इस प्रकार से होता है यह फॉलिंग एज है इसलिए यह मूल्य इस डेटा रिसीवर में ट्रिगर किया जाएगा तो यह रिसीवर के अंत में डेटा है इसलिए डेटा यहां प्राप्त किया जाएगा और उसके डेटा प्राप्त होने के बाद यह उसमें एक्नॉलेजमेंट संकेत डाल देगा तो यह एक्नॉलेजमेंट संकेत कुछ यहाँ रखा गया है यह एक्नॉलेजमेंट संकेत दिया गया है इसलिए इस एक्नॉलेजमेंट संकेत को प्राप्त करने पर यह डेटा बस से हटा दिया जाएगा तो जब यह एक्नॉलेजमेंट संकेत दिया जाता है तो ये डेटा लाइन से डेटा को हटाने में ट्रिगर हो सकता है तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर के लिए दो उपकरणों के बीच उचित हैंडशेक होगा तो हमारे पास इस प्रकार के हैंडशेकिंग मोड का डेटा ट्रांसफर का तरीका हो सकता है जो कि यदि यह बाहरी डिवाइस द्वारा सक्रिय हो तो काफी अलग होगा जब डिवाइस ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो तो यह एमपीयू को एक इंटरप्ट देगा और फिर यह एमपीयू डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करेगा कई डिवाइस हैं जो इस प्रोसेसर द्वारा समर्थित हैं जैसे कि यह टाइमर यह तुलना करेगा मॉड्यूलेशन के साथ इस पल्स को तो यह सब इस टाइमर द्वारा किया जा सकता है फिर सीरियल कम्युनिकेशन होता है जो इस मास्टर सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट MSSP द्वारा किया जाता है और एक USART भी होता है तो यह सिंक्रोनस सीरियल पोर्ट यह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए है और UART है यह यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर है तो यह सामान्य रूप से इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है अब हमारे पास AD कन्वर्टर पैरेलल स्लेव पोर्ट या PSP हो सकता है तो हमारे पास डेटा EEPROM है तो ये विभिन्न प्रकार के डिवाइस हैं जो आपके पास PIC माइक्रोकंट्रोलर के साथ हैं इसलिए यदि आपके उपकरण किसी भी मोड का समर्थन करते हैं
या यदि आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता है तो आप डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ एनालॉग सिग्नल चाहते हैं तो आप इस एडी चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं और एडी कन्वर्टर ऐसा है जो इस बात का ध्यान रखेगा। तो यह बात है कि मैं इस माइक्रोप्रोसेसर इकाई के बारे में बात कर रहा था। तो इसे यह इनपुट आउटपुट पोर्ट मिल गया है और यह डेटा मेमोरी है और डेटा मेमोरी का हिस्सा है, इसलिए यह इस सपोर्ट डिवाइस का समर्थन करेगा। तो आपको यह टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3 मिले हैं, इसलिए 4 टाइमर हैं, एक मल्टी चैनल ए टू डी कन्वर्टर और इसमें 4 चैनल हैं। क्यों यह और यह सब ए टू डी कन्वर्टर जोड़ा जा सकता है। हमें यह अन्य डिवाइस सीसीपी 1 2 यह सीरियल पोर्ट यूजर पैरेलल स्लेव पोर्ट डेटा ईप्रोम मिले हैं, तो यह सब जोड़ा जा सकता है। इसलिए यदि आप इस डिवाइस को चाहते हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। विशेष सुविधाओं जैसे कि यह एक स्लीप मोड है, तो जिसमें हम प्रोसेसर को स्लीप मोड भेज सकते हैं, तो यहाँ पावर की खपत कम होगी। तो एक वॉचडॉग टाइमर मोड है, यह इसलिए है कि यदि कुछ समय सीमा चूक होने वाली है तो आप उस स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो यह इस तरह है कि हमने मान लिया है कि हमें कुछ इंटरप्ट मिले हैं और अगर वह इंटरप्ट आते हैं तो इन इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करना होगा। अब यदि इंटरप्ट सर्विस रूटीन कुछ पूर्व निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं होती है, उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए शायद हम कहते हैं कि इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को 2 सेकंड के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। अब यदि 2 सेकंड के भीतर वह इंटरप्ट सर्विस रूटीन को समाप्त नहीं किया जाता है तो इससे सिस्टम की विफलता के रूप में लिया जा सकता है और कुछ उच्च स्तरीय गतिविधि को ट्रिगर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि कोई स्मोक डिटेक्टर है जो कुछ आग का पता लगाता है और तब यह आग बुझाने का यंत्र बहुत कम समय के भीतर सक्रिय नहीं होता है, तो हमें कुछ उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की आवश्यकता है। शायद हमें इस फायर ब्रिगेड को इस आपातकालीन स्थिति और उस सब के बारे में सूचित करना होगा। इसलिए इस तरह से कुछ फिक्स टाइम यूनिट होगी जिसके द्वारा इस आईएसआर को खत्म किया जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए इस आईएसआर कोड को लिखने के अलावा हम आईएसआर की शुरुआत में क्या करते हैं, इसलिए हम एक टाइमर भी शुरू करते हैं। तो आपने भी टाइमर शुरू किया और फिर आईएसआर के अंत में उस टाइमर को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए यदि आईएसआर 2 सेकंड के भीतर खत्म हो जाता है तो यह टाइमर अक्षम हो जाएगा, इसलिए यह सिस्टम ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करेगा। या यदि आईएसआर 2 सेकंड के भीतर खत्म नहीं हुआ है तो यह टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा, यह टाइमर टाइम आउट हो जाएगा और यह दूसरा इंटरप्ट चालू करेगा जो उच्च स्तर के इंटरप्ट के रूप में माना जाएगा। तो ये हमारे पास वॉचडॉग टाइमर हो सकते हैं। इस प्रकार के टाइमर वे एक टाइमर हैं और उन्हें वॉचडॉग टाइमर कहा जाता है। फिर हमें कोड प्रोटेक्शन मिला है, इसीलिए कोड को सुरक्षित किया जा सकता है एक्सेस के लिए। तो हमारे पास कुछ एड्रेस रेंज है जो सुरक्षित है। फिर सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग में यह संभव है। जब सर्किट ऑपरेशन में है हम क्रमिक रूप से कुछ प्रोग्राम को पावर को माइक्रोकंट्रोलर में स्थानांतरित कर सकते हैं और यहाँ सर्किट डीबगर है। तो यह डीबगर ऑपरेशन डीबगर जॉब को करने वाला होगा। तो यह डीबगर जॉब कर रहा होगा, वहाँ डीबगर सिस्टम के साथ समस्याओं का पता लगाने के लिए उपयोगी होगा। तो यह है वह प्रोग्रामिंग मॉडल सिस्टम के एक यूजर के रूप में आप यह पता लगा सकते हैं कि हमें यह एमपीयू मिला है जिसमें ये एएलयू और रजिस्टर हैं। तो एएलयू में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, फिर टेबल लैच, फिर हमारे पास यह 5 बिट्स स्टेटस रजिस्टर है। अब यह वर्किंग रजिस्टर है और वह प्रोडक्ट रजिस्टर है जो कि मल्टीप्लिकेशन परिणाम के लिए है और हमें यह रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर मिला है। फिर यह टेबल पॉइंटर है। वे इनडायरेक्ट एड्रेसेस के लिए इस विभिन्न स्थानों की ओर इशारा करेंगे। फिर यह बिट सिलेक्ट रजिस्टर, फिर यह फाइल सिलेक्ट रजिस्टर है जो कि 3 रजिस्टर FSR1 FSR2 FSR3 हैं, इन्हें चुनने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यदि आपको
ये बीएसआर में 0 का उपयोग करते हैं तो यह इस बैंक 0 का चयन करेगा। बीएसआर 1 बैंक 1 का चयन करेगा। फिर यह बैंक 0 जिसे जेपीआरएस और एसएफआरएस में विभाजित किया गया है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर और IO स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। इसके अलावा IO सबकोड और अन्य समर्थन डिवाइस हैं जो वहां हैं। तो यह विभिन्न PIC कंट्रोलर की एक सूची है जो हमारे पास है, उनकी क्षमता और चीजें। इसलिए यदि आप इस निर्देश को देखते हैं तो 77 असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हैं। तो पिछले संस्करण में इसके 33 या 35 इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन इस नए संस्करण को इस तरह के इंस्ट्रक्शन की अधिक संख्या मिली है, जिस तरह से यह PIC अधिक शक्तिशाली बन गया है। इसलिए अन्य प्रोसेसरों की तुलना में निर्देशों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हम देखेंगे कि यह माइक्रोकंट्रोलर अनुप्रयोगों करने के लिए काफी शक्तिशाली है